प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 गणित, ठीक है, अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि यह अध्याय में बताया गया है, एक चर वाले रैखिक समीकरण, इसका क्या अर्थ है। जैसे हमारे पास एक समीकरण है x + 2 = 4, x धन 2 बराबर 4, यह एक रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो एक चर का मतलब है, आप इस समीकरण में देख रहे हो कि जो अज्ञात राशि है x वह 1 है। ठीक है, और इसको हम क्या कहेंगे, चर। और कितने चर हैं इस समीकरण में, एक चर है x। तो चर का मतलब होता है जो चर राशि होती है उसका मान समीकरण के अनुसार बदल सकता है। जैसे हमें नहीं पता कि x का मान क्या होगा, x का क्या मान आएगा, अलग अलग समीकरणों में x का मान अलग अलग हो सकता है, इसका एक फिक्स मान नहीं है। तो जो चर राशि होती है इस समीकरण x + 2 = 4 में जो चर है वो x है, और उसको चर इसलिए कहते हैं क्योंकि चर राशि का मान बदल सकता है। ठीक है, और जो 2 और 4 हैं इसमें अंक 2, 4, ये अचर कहलाते हैं। अचर राशि का मान बदलता नहीं है, जो राशि अचर होती है उसका मान नहीं बदलता। जैसे 2 2 ही रहेगा, 4 4 ही रहेगा, इसलिए इन्हें अचर कहते हैं। अचर मतलब फिक्स, नियत, और चर मतलब चलायमान, यानी उसका मान कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हमारा ये चैप्टर है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो x + 2 = 4 जो है वो एक चर वाला रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें एक ही चर है x। और अब जैसे इस समीकरण में जो दो हिस्से हैं, x + 2 = 4 में एक हिस्सा है x + 2 बीच में बराबर और फिर 4। तो x + 2 जो है वह एक व्यंजक है, और अगर x + 2 = 4 कह देते हैं तो हम इसको एक समीकरण कहते हैं फिर। ठीक है, रैखिक समीकरण। और खाली x + 2 को हम व्यंजक बोलते हैं, चर और अचर का जोड़ व्यंजक हो गया, और x + 2 = 4 जब हो गया तो ये एक समीकरण हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही मैं आज आपको एक्सरसाइज 2.1 के कुछ सवाल हल करना सिखाऊंगी। इस वाले चैप्टर में हमने क्या सीखना है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल किया जाता है। हल करने का मतलब हुआ x का मान ज्ञात करना। ठीक है, हल करने का ये अर्थ है कि जैसे हमारा पहला समीकरण है x - 2 = 7, तो x - 2 = 7 हमारा जो इक्वेशन है उसको हल करना हमारा यहाँ पे समस्या हमारी है कि हम इसको हल कैसे करेंगे। तो हल करने का मैं आपको तरीका बताऊंगी। x - 2 = 7 बहुत आसान है, ध्यान से देखिए और समझिए। तो x - 2 = 7 है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x = 7 + 2 करेंगे। अब ये +2 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर x के साथ जो 2 है वो माइनस में है, और अगर हमने x का मान निकालना है तो हमें इस 2 को दाएं पक्ष में ले जाना होगा, राइट हैंड साइड में ले जाना होगा। तो जैसे ही हम इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये -2 जो है वो +2 हो जाता है। तो x बराबर क्या हुआ, 7 + 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 में 2 जोड़ो, कितना हो गया, 9। तो ये हमारा आंसर हो गया, x का मान निकालना। ठीक है, इसी तरीके से अब दूसरा सवाल देखिए क्या है। दूसरा समीकरण है y + 3 = 10। तो y + 3 = 10 को भी अगर हम इसी तरीके से करेंगे तो y बराबर हो जाएगा 10 ऋण 3। ऋण 3 क्यों हुआ, -3 क्यों हुआ, क्योंकि y के साथ 3 जो है वो प्लस में था, और हमें y का मान निकालना है, तो हमें इस 3 को दाएं ओर, दाएं पक्ष की ओर ले जाना है। और दाएं पक्ष में जब बाएं पक्ष से कोई संख्या जाती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो ये +3 जो है यहाँ जाके -3 हो जाएगा। अब 10 में से 3 घटाओ 7, तो y = क्या आ जाएगा, 7। ये तुम्हारा दूसरा आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारा तीसरा है 6 = z + 2। ये हमारा समीकरण है। इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस समीकरण को पलट देते हैं, z + 2 = 6 लिख देते हैं। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6 = z + 2 लिखो या z + 2 = 6 लिखो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हमें z की वैल्यू निकालनी है, तो हम इस 2 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो कैसा आएगा ये, -2, और 6 में से 2 माइनस हुआ, कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये z = 4, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इन वाले सवालों में, एक चर वाले रैखिक समीकरणों में हमारा टारगेट जो होता है वो होता है उस चर का मान निकालना जो हमारे समीकरण में दिया है। जैसे इसमें चर हमारा दिया है x, उसका मान निकालना, इसमें y,
इसका मान निकालना, इसमें z दिया है, z का मान निकालना। तो पहले वाले समीकरण हमारा x का मान 9 आया, ये हमारा उत्तर हो गया। दूसरे में y बराबर 7 आया, ये उत्तर हो गया। तीसरे में z इक्वल टू 4 आया, ये हमारा उत्तर हो गया। अब हमारे पास एक समीकरण है ये 3/7 प्लस x बराबर 17/7, ठीक है। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास दो तरीके हैं इसको हल करने के। या तो हम क्या करें कि 3 + 7 जो यहाँ प्लस है x के साथ, उतना ही हम यहाँ दोनों साइड माइनस कर दें। एक तरीका ये भी है। तो हम दो विधि से आपको इसको बताएंगे। पहली विधि ये है कि हम क्या करें, जो 3 + 7 x के साथ प्लस है उतना ही हम माइनस कर दें दोनों साइड। तो 3 + 7 प्लस x प्लस माइनस 3/7। क्या किया हमने, जो x के साथ 3/7 प्लस था उतना ही माइनस भी कर दिया। और ऐसा हम दोनों पक्षों में करेंगे। 17/7 के साथ भी माइनस में 3/7 करेंगे। ध्यान रखना, जो हमने अलग चीज लेफ्ट हैंड साइड पे की है वही चीज हमने राइट हैंड साइड पे भी करनी है। अगर हम 3/7 बाएं पक्ष से घटा रहे हैं तो दाएं पक्ष से भी घटाएंगे। और घटा क्यों रहे हैं, ताकि हम इनको कैंसिल कर सकें। जैसे 3/7 यहाँ प्लस में है और यहाँ माइनस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा। और यहाँ पर 17/7 में से 3/7 घट जाएगा तो कितना रहेगा, क्योंकि इनका हर समान है, ठीक है। तो हर समान है तो अंश आपस में घट जाते हैं। तो 17 में से 3 घटाओ कितना आएगा, 14, 14/7। तो ये हमारा आंसर हो गया। और इसकी दूसरी विधि भी है। दूसरी विधि जैसे हम अभी तक कर रहे थे। दूसरी विधि कैसे है, देखो। दूसरी विधि में हम क्या करेंगे, हमारे पास 3/7 प्लस x इक्वल टू क्या था, 17/7 था। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो 17/7 के साथ ये 3/7 माइनस में आ जाएगा, क्योंकि ये यहाँ प्लस में है, इसके साथ x के साथ प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा। तो 17 में से 3 घटाया कितना आ गया आपका, 14, 14/7। तो आंसर वही आना है। दो विधियां हैं। या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि x के साथ जो प्लस है उतना ही माइनस कर दें, लेकिन यहाँ पे ये बात ध्यान रखना कि जो आपने माइनस किया है -3/7 वही चीज आप राइट हैंड साइड पे भी करोगे, एक पक्ष में नहीं करोगे, तब भी हमारा उत्तर आएगा वही। और दूसरी विधि में भी हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालने हैं तो 3/7 को हम दाएं पक्ष में ले जाएंगे, क्योंकि 3/7 x के साथ प्लस में है तो वहां वो माइनस में जाएगा। और क्योंकि हर समान है तो अंश आपस में घट जाएंगे। 17 में से 3 घटाओगे आप, 14/7 आपका उत्तर आ गया x की वैल्यू। इसके बाद हमारे पास अगला सवाल है 6x = 12। तो आपको पता है कि जो बाएं पक्ष में प्लस में होता है तो दाहिने पक्ष में माइनस हो जाता है। अगर बाएं पक्ष में माइनस में है कोई अंक तो दाहिने पक्ष में वो प्लस में जाएगा। अगर बाएं पक्ष में यहाँ पर गुणा में है, देखो 6 के साथ x गुणा में है। याद रखना, जब कोई चिन्ह नहीं होता तो गुणा का चिन्ह होता है। तो ये गुणा में है। अब हमें गुणा के चिन्ह में है तो हम इसको बाएं पक्ष में ले जाना चाहते हैं, तो कैसे जाएगा, वो भाग में जाएगा, ठीक है। जब कोई भी संख्या बाएं पक्ष में गुणा में होती है तो दाहिने पक्ष में भाग में जाती है। इतना याद रखना बेटा। अगर वो बाएं पक्ष में क्या होती, इधर देखिए, बाएं पक्ष में प्लस में है तो दाहिने पक्ष में माइनस में गई, ठीक है। अगर बाएं पक्ष में किस में है, माइनस में है, तो दाहिने पक्ष में प्लस में गई। इसी तरीके से अगर बाएं पक्ष में गुणा में है तो यहाँ पर भाग में जाएगी। और 12 में 6 का भाग दोगे तो कितना आएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ये आंसर हो गया आपका। इसी तरीके से अब आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको देखो क्या दिख रहा है, t/5 = 10। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई संख्या बाएं पक्ष में गुणा में है तो भाग में जाएगी। अब यहाँ पर आपको ये 5 किस में दिख रहा है, भाग में है, तो यहाँ कैसे जाएगा, वो गुणा में जाएगा राइट हैंड साइड में। प्रत्येक समीकरण के दो पक्ष होते हैं, एक बायां पक्ष एक दायां पक्ष, और बीच में क्या होता है, बराबर का निशान, ठीक है। तो t = क्या हो जाएगा, 10 × 5। क्यों गया ये, क्योंकि यहाँ भाग में था तो यहाँ आ जाके गुणा में चले जाएगा। तो 10 × 5 कितना आ गया आपका, 50। ये t की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। लेकिन इसी का दूसरा तरीका भी मैं आपको बता दूं। दूसरी विधि में आप क्या कर सकते हो, t/5 = 10 है तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों ओर, क्योंकि यहाँ पर बट्टे में आपके क्या है, t/5 = 10 है तो t के बट्टे में अब क्या है, 5 है। तो इस 5 को कैंसिल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 5 से दोनों ओर गुणा कर देते हैं, ये, ठीक है। ये दूसरी विधि है। तो
तो 5 से दोनों ओर गुणा करने पे क्या होगा, ये और 5 और 1 5 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, केवल t बचेगा। और यहाँ क्या होगा, 10 गुणा 5 कितना होता है, 50। तो आंसर सेम आना है। तो पहली विधि में हमने क्या किया, t के साथ जो है 5 जो है बट्टे में था, तो वहां जाके गुणा में चले गया, तो 10 गुणा 5 50, बहुत आसान है। दूसरी विधि में हमने क्या करा, t बट्टे 5 को कैंसिल करने के लिए हमने 5 से दोनों ओर गुणा कर दिया, क्योंकि ये भाग में था 5, तो 5 से गुणा करने पर क्या होगा, 5 और 5 कट जाएंगे, लेकिन 5 से गुणा दोनों ओर करना होगा। इस तरीके से भी आंसर आ सकता है। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास है 2/3x = 18। तो फिर मैंने आपको बताया 2 के साथ x जो है गुणा में है और 3 बट्टे में है, बराबर 18। तो अभी आपको मैंने क्या बताया था, x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 18 के साथ जो संख्या यहाँ भाग में है वो गुणा में आ जाएगी, और जो संख्या यहाँ गुणा में है वो भाग में आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो क्या हुआ, 2x/3 = 18 था, 2 के साथ x गुणा में है और 3 भागा में है। तो जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हमें इस 2/3 को दाहिनी ओर ले जाना है। तो दाहिनी ओर हम सीधे नहीं ले जाएंगे, जो 3 भागा में है उसको गुणा में ले जाएंगे, और जो 2 गुणा में था यहाँ उसको हम यहाँ भाग में ले जाएंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर आ गया, 2 से अगर हम 18 को काट देते हैं कितना आता है, 9 9 3 27, 9 और 3 को गुणा कर दो, तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, 9 और 3 को गुणा कर दिया। उसके बाद हमारा अगला सवाल है, ये है 1.6 = y/, तो हम इसको ऐसे पलट भी सकते हैं, y/1.6। तो फिर वही बात आई कि हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, y = 1.6 × 1.5। ये 1.5 जो यहाँ भागा में था वो यहाँ गुणा में आ जाएगा। अब हम इन दोनों को गुणा करेंगे दशमलव में। ठीक है, 2 16 85 0, 16 कम 16 और 8 24, और 1 अंक का दशमलव, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 24। ठीक है, 1.6 और 1.5 को हम जब गुणा करेंगे तो ये 24 आंसर हमारा आ गया, 1 अंक के बाद दशमलव लगने के बाद। ठीक है, इसको आप गुणा अलग से भी कर सकते हो जिन्हें सीधे गुणा करना नहीं आता। अगला सवाल हमारा है 7x - 9 = 16। तो बेटा यहाँ पर भी हमें सबसे पहले क्या करना है, x की वैल्यू निकालना हमारा टारगेट है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 7x = हमारा हो जाएगा 16 + 9। अब आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ये 9 यहाँ पर माइनस में था, तो ये दाएं पक्ष में आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 7x बराबर हो गया 16 + 9। अब 16 में 9 जोड़ो आप, ये आएगा आपका 25। ठीक है, 25 आ गया। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब x यहाँ क्या है, गुणा में है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या आएगा, बट्टे में आ जाएगा x की वैल्यू। ठीक है, समझ में आया। फिर से देखो, 7x - 9 = 16 हमारा सवाल है। तो 7x = हो जाएगा, ये 9 यहाँ प्लस में आ जाएगा, 16 + 9 25, और फिर x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 7 जो कि यहाँ गुणा में था यहाँ बट्टे में चले जाएगा, 25/7, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा सवाल है 14y - 8 = 13। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे, 14y बराबर हो जाएगा हमारा 13 - 8। क्यों हुआ, क्योंकि 14y - 8 = 13 है, तो -8 जो है वो दाएं पक्ष में आके प्लस हो जाएगा, तो 13 में 8 जोड़ के हमारा आ जाता है 21। ठीक है, तो y बराबर हो गया हमारा 21/14। क्यों, क्योंकि y के साथ जो 14 है वो गुणा में है, और अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो 14 गुणा में है वो यहाँ भागा में चले जाएगा। अब 21 और 14 हमारे कट सकते हैं, हम सरल भिन्न में इसको और बदल सकते हैं। किससे कटते हैं, ये 7 से, 7 या 21, 7 दूनी 14, तो 3/2 हमारा आंसर। y की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल होंगे। अगर आप शुरू से देखो तो सबसे पहले हमारा सवाल था x - 2 = 7। तो x की वैल्यू निकालने के लिए -2 यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, 7 में 2 जोड़ा 9 आ गया। दूसरे सवाल में y + 3 = 10 था, तो y = हो जाएगा 10 - 3, क्योंकि ये 3 यहाँ प्लस में था तो ये यहाँ आके माइनस हो जाएगा, तो y बराबर 7 आया हमारा। 10 में से 3 घटाया 7। अगला सवाल था हमारा 6 = z + 2। अगर हम इसको पलट दें तो z + 2 = 6 हो जाएगा।
ठीक है, सीधा समीकरण z प्लस 2 इक्वल टू 6। तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 2। क्यों हुआ माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस 2 था, यहाँ जाके माइनस हो गया, तो z की वैल्यू कितनी आ गई 4। इसी तरीके से हमारा अगला सवाल था 3/7 प्लस x इक्वल टू 17/7। तो हम क्या करेंगे, दो तरीके हैं, या तो x के साथ 3/7 को हम, ये प्लस में है तो एक माइनस भी कर दें, 3/7 प्लस में है एक माइनस कर दें, तो दोनों ओर हमें 3/7 माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ 3/7 कट जाएंगे और यहाँ 17/7 में से 3/7 घटेगा, तो 14/7 ये x की वैल्यू आ जाएगी। और दूसरी तरीका वही है, 3/7 प्लस x इक्वल टू 17/7 है 17/7, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 17/7 माइनस 3/7। ये 3/7 जो है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 14/7। उत्तर एक ही आना है। अगला सवाल है 6x बराबर 12। जब मैंने कहा था आपको 6 के साथ x गुणा में है, तो अगर हम राइट हैंड साइड यानी दाएं पक्ष में उसको ले जाना चाहते हैं तो x बराबर 12/6 हो जाएगा। तो 12/6 कितना होता है, 2 होता है। तो ये आंसर आपका आ गया, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल हमारा था t/5 इक्वल टू 10। तो t इक्वल टू 10 इंटू 5, यानी कि जो 5 यहाँ भागा में था वहां जाके गुणा में चले जाएगा दाएं पक्ष में। जब भी पक्षांतर होता है तो जो अंक भागा में होता है वो गुणा में जाएगा, जो गुणा में होता है वो भाग में जाएगा, जो जोड़ में होता है वो माइनस में जाएगा, जो माइनस में होता है वो प्लस में जाएगा, यानी कि उसके चिन्ह बदल जाएंगे। जैसे यहाँ पर है 2x/3 इक्वल टू 18 है, तो क्या होगा, 2 जो है x के साथ गुणा में है और 3 भागा में है, तो अगर पक्षांतर करेंगे तो 3 भाग गुणा में जाएगा 18 के साथ और 2 भागा में जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2 से 18 को काटेंगे 9 और 3 को गुणा करेंगे 27 आ गया। अगला सवाल हमारा है 1.6 इक्वल टू y/1.5। तो अगर हम इसको पलटते हैं, यानी कि चर को अगर हम बाई दिशा में रखना चाहते हैं तो y/1/1.5 इक्वल टू 1.6 है, तो 1.5 y के साथ भागा में है तो यहाँ जाके गुणा होगा। 1.6 1.5 को गुणा करते हैं तो हमारा 24.0 ये हमारा आंसर आएगा। 2 अंकों बाद दशमलव लगेगा, ये 2.40 आएगा, ठीक है, 2.40। ध्यान रखना बेटा, 2 अंकों बाद दशमलव लगेगा, 2.40 आएगा। उसके बाद हमारा अगला सवाल है 7x माइनस 9 इक्वल टू 16। तो 7 और x तो आपस में गुणा है, क्योंकि जब बीच में कोई चिन्ह नहीं होता तो गुणा का चिन्ह होता है, लेकिन 9 माइनस में है तो ये इधर जाके प्लस हो जाएगा। 16 में 9 जोड़ा 25, तो x की वैल्यू निकालनी है तो ये 7 को जो कि गुणा में है वो बट्टे में चले जाएगा, ठीक है। तो हमारा 25/7 आंसर आ गया। अगला आंसर है हमारा 14y माइनस 8 बराबर 13। तो 14y बराबर 13 प्लस 8 है, ठीक है। 13 में 8 जोड़ा 21, 8 कहाँ से आया, ये माइनस था, यहाँ आके प्लस हो गया। और 14 और y आपस में गुणा में है तो y बराबर 21/14। 14 यहाँ बट्टे में चले जाएगा 21 के, और 7 से काटने पर ये हमारा आंसर आ गया 3/2। y की वैल्यू कितनी आ गई 3/2, ठीक है। इससे आगे के सवाल अगली क्लास में करेंगे।